सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज के इस रिवीजन सेशन में जहां हम रिवाइज करेंगे SRS 4410। सो विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन विद द रिवीजन सेशन। सर, SRS 4410 किसकी बात करता है? ये बात करता है कंपाइलेशन एंगेजमेंट। ये कंपाइलेशन एंगेजमेंट हम क्यों करते हैं सर? सबसे पहले तो ये कहता है कि जब भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाने होते हैं, प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर लॉज रेगुलेशन, तो इसके लिए करना है। अगर आपको एज पर लॉ रेगुलेशन नहीं करना तो ये कहते हैं तीन और रीजंस हो सकते हैं सर। क्या? एक तो इंटरनल रीजन, एक एक्सटर्नल रीजन। एक इंटरनल रीजन, एक एक्सटर्नल रीजन हो सकता है। इंटरनली मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं, वो फाइनेंशियल पोजीशन समझना चाहते हैं, तो वो आपसे काम करवा रहे हैं। ठीक है सर। दूसरा ये कहता है कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी है जिसको ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल, कंपनी को कोई ग्रांट्स दे रहा है, कंपनी को कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है, तो वो कह रहा है ग्रांट तभी दूंगा जब तुम मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोगे। एंड तीसरा कहता है कि भाई अब दूसरी पार्टी आपके साथ जुड़ने वाली है, दूसरी पार्टी आपके साथ जुड़ने वाली है, यानी आपका मर्जर और एक्विजिशन होने वाला है। तो सामने वाली एंटिटी कहती है हम तुम्हें तभी एक्वायर करेंगे, हम तुम्हें तभी एक्वायर करेंगे, तभी तुम्हारे साथ मर्जर करेंगे जब तुम हमको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोगे। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है, इस पे आपको क्वेश्चन मिलता है क्वेश्चन बैंक पे। सबसे पहली चीज क्या है, क्यों कंपाइलेशन एंगेजमेंट की जाती है, क्यों फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपाइल कराया जाता है बाय द प्रैक्टिशनर। पहली चीज, इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ रेगुलेशन, प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर लॉ रेगुलेशन। ठीक है सर। इवन इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन, तीन रीजन हो सकते हैं, एक इंटरनल, बाकी दो आप ऐसा कह सकते हो एक्सटर्नल। इंटरनल फॉर द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, एक्सटर्नल अगर कोई पार्टी आपको ग्रांट्स वगैरह दे रही है उसके लिए, एंड तीसरा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस वाली ट्रांजैक्शन के लिए। क्या इतनी सी बात समझ आती है? हाँ सर। अब सर एक बात बताओ, यहां पे जो वर्ड है वो ऑडिटर यूज नहीं होगा, जबकि SRS 4400 में हम वर्ड यूज कर रहे थे ऑडिटर। ठीक है सर। ये कहता है प्रैक्टिशनर विल असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर रिलेटेड सर्विस में आपने बताया था यहां पे हम अश्योरेंस नहीं देते, तो यहां पे भी मैं ये कहूंगा कोई अश्योरेंस नहीं देनी और 4410 के हिसाब से आगे बढ़ते जाना है। ठीक है सर। अब ध्यान रखना सर, क्या अभी तक जो मैं बोल रहा हूं वो कौन सी इंफॉर्मेशन को कंपाइल कर रहे हैं? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर अगर ये हिस्टोरिकल नहीं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हमको कंपाइल करनी है, या फिर आप कह लो फाइनेंशियल नहीं है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो ये स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपको इंफॉर्मेशन जो कंपाइल करनी है वो अदर देन फाइनेंशियल है या वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो भी आप इस SRS को यूज कर सकते हो विद नेसेसरी अडेप्टेशन। अब सर इस SRS में भी हमने तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है, इंगेजमेंट, एक्सेप्टेंस, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग और रिपोर्टिंग। इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के लिए आपको टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट एग्री करनी है। टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट वही है सिमिलर जो हम ऑडिट में करते थे, बस यहां थोड़ी थोड़ी चेंजेस है सर। क्या? सबसे पहले वही आएगा ऑडिट वाला, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंगेजमेंट। ठीक है सर। उसके अलावा क्या आएंगी? मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रैक्टिशनर। ठीक है सर। अब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, ध्यान से समझना। सबसे पहले जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको कंपाइल करनी है वो मैनेजमेंट रेडी करके देगा, वो मैनेजमेंट रेडी करके देगा, यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज पर द FRF वो आपको देगा एंड उस पर आप अपने कंपाइलेशन प्रोसीजर लगाओगे। ठीक है सर। दूसरा, इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, तो क्या चाहिए सर? हमको इंटरनल कंट्रोल चाहिए। सो डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल टू मेक श्योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यहां तक तो मुझे लगता है सब बच्चों को आता है। अब इसके बाद दो चीजें और है सर। क्या? एक है डॉक्यूमेंटेशन, एक है बातें, तीसरी जजमेंट। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, एक है डॉक्यूमेंटेशन, एक है बातें, तीसरी है जजमेंट। यानी आपको मैनेजमेंट से कुछ डॉक्यूमेंटेशन लेनी है जिसको बोलते हैं रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए कई बार आपको लेजर्स की जरूरत पड़ती है, फाइनेंशियल एंट्रीज की जरूरत पड़ती है, तो वो सब रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स आप लोगे। इनवॉइसेस लेते हो, ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लोगे, तो जो भी रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगे। ठीक है। अगर आपको इनमें कुछ समझ में नहीं आता तो आप मैनेजमेंट से क्या लोगे? एक्सप्लेनेशन लोगे। तो रिकॉर्ड्स हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया। बट एक बात बताओ, क्या सिर्फ रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाते हैं या उसमें तड़का लगाना पड़ता है जजमेंट का? सर जजमेंट का तड़का भी लगता है। तो मैनेजमेंट का काम है कि वो आपको बताए कि उसने कौन कौन सी जजमेंट्स हैं जिनको ध्यान में रख के ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाने हैं। तो ये चारों बातें आप उनसे लोगे सर। क्या? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंटरनल कंट्रोल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करने वाले रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट, ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा जो हमको डॉक्यूमेंट्स देख के समझ नहीं आती उस पे लेंगे एक्सप्लेनेशन और जजमेंट। ये चार चीजें आपने इकट्ठी करनी है। ठीक है सर। इसके अलावा आपके प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि आपका काम है कंपाइल करना। और सर बाकी दो बातें क्या आएंगी हमारे एंगेजमेंट लेटर में? अगली चीज है FRF जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है,
एंड जो प्रैक्टिशनर का रिपोर्ट है उसका फॉर्म एंड कंटेंट क्या होगा, ये भी इसका पार्ट बन जाएगी। तो फटाफट एक बार अपनी किताब पे आओगे तो देखो क्या लिखा है। ये कहता है SRS 4410 कंपाइलेशन एंगेजमेंट, इट डील्स विद द प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है मैनेजमेंट की। ऐसा आप ऐसा कह सकते हो, प्रैक्टिशनर इज वर्किंग लाइक अ छोटू। ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के लिए एज अ छोटू काम कर रहा है, जिसमें मैनेजमेंट इसकी हेल्प करे, जिसमें मैनेजमेंट इससे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर प्रेजेंट करने में हेल्प ले रहा है। ठीक है सर, यहाँ कोई एश्योरेंस नहीं मिलती, इट इज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन है तो उसको आप नेसेसरी अडेप्टेशन की तरह इस SRS को यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या इस पे SQC1 लगेगा? हाँ, वो हर तरह की इंगेजमेंट पे लगता है। अब इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यू कब करेंगे? जब आपकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री हो जाएंगी। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो ऑडिट वाली कॉमन है, फटाफट एक बार उनको करते जाओ। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, ठीक है सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रैक्टिशनर। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले तो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द FRF, तो ये चीज आपकी इस पे आ जाएगी। ठीक है, दूसरा इसके लिए इसको क्या करना था, डिम ऑफ IC। सर डिम ऑफ IC का क्या मतलब था? डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन इंटरनल कंट्रोल्स सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दो बातें तो समझ गई। अब सर इसके सपोर्ट में आपको क्या चाहिए? रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अगर ये रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं समझता तो आप मैनेजमेंट से क्या लेते हो? एक्सप्लेनेशंस एंड अदर इंफॉर्मेशन। प्लस क्या सिर्फ इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाते हैं या ये भी लगेगी? सर ये भी लगेगी। कहीं ना कहीं आपको जजमेंट्स भी लगानी पड़ती हैं। कई जगह अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं, कई जगह अकाउंटिंग पॉलिसी होती है जहां पे जजमेंट लगती है। तो तीन चीजें आपने इकट्ठी करके चलनी है। समझ गए? समझ गए सर। एंड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी हमारा ऑडिट से कॉमन बैठ गया। तो ये सारी बातें आपके एग्रीमेंट में बन जाएगी। ठीक है सर। अब इसके बाद जब आप इंगेजमेंट परफॉर्म करने जाओगे तो सर कैसे स्टार्ट करना है? मेरे साथ आओ, फ्लो में चलेंगे। सबसे पहले एक ऑडिटर कौन से प्रोसीजर करता है? सर वो करता था ऐसे 315 में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जिसमें वो चीजों की टेस्टिंग नहीं करता था, अंडरस्टैंडिंग करता था। तो ऐसे ही एज अ प्रैक्टिशनर जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो बनाने से पहले भी आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है। सर किसकी? दो चीजों की, BO और FRF। बोलो मेरे साथ, BO और FRF। BO का क्या मतलब है? बॉक्स ऑफिस नहीं, बिजनेस एंड ऑपरेशन। जो एंटिटी का धंधा है, जो एंटिटी के ऑपरेशन है, उसको समझना है। तो ऑडिटर भी यही समझता था, प्रैक्टिशनर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं वो भी यही समझेगा। अगली चीज आपने समझनी है, एप्लीकेबल FRF, यानी ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं इसकी जो प्रक्रिया है, इसकी जो विधि है वो क्या है? सर वो तो FRF है। यानी आपका कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, कौन से इंड AS हैं, क्या एप्लीकेबल है, उसके हिसाब से आपने काम करना है। तो पहले आप इन चीजों को समझोगे। ठीक है सर। जब आपने समझ लिया कि क्या धंधा है, क्या FRF है, अब कंपाइलेशन शुरू करो। अब आप चीजों को जोड़ना शुरू कर सकते हो। कंपाइलिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मुझे बताओ क्या क्या चाहिए कंपाइलेशन करने के लिए? सर वही जो एग्रीमेंट में लिखवाया था, सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अगर इनमें कुछ समझ नहीं आया तो क्या लेंगे? इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन, एंड साथ ही साथ सिग्निफिकेंट जजमेंट। वही तीनों चीजें हमने वापस यहां पे ले ली। बताओ क्या क्या? रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स। समझ में नहीं आया तो क्या लेंगे? इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन प्लस मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंट जजमेंट। अब इन्हीं सिग्निफिकेंट जजमेंट को थर्ड पॉइंट में आप मैनेजमेंट से डिस्कस कर लो। आप मैनेजमेंट से डिस्कस कर लो क्या क्या सिग्निफिकेंट जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट एंड TCWG। अब जब आपका ये काम हो गया, यू आर रेडी टू इशू द रिपोर्ट। यू आर रेडी टू इशू द रिपोर्ट, बट रुक जाओ, एक बार वापस रीड कर लो। एक बार वापस रीड कर लो कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन को अंडर द लाइट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो आपकी अंडरस्टैंडिंग थी ना पहले, उस अंडरस्टैंडिंग के लाइट में आपने इस रिपोर्ट को रीड करना है। अंडरस्टैंडिंग किसकी? BO और FRF। BO मतलब था बिजनेस एंड ऑपरेशन, जो एंटिटी का धंधा है उसको ध्यान में रखते हुए, और FRF को ध्यान में रखते हुए। अब जब आप रीड करोगे ना, पक्का कोई ना कोई गलती मिलेगी। जैसे कहते हैं ना एग्जाम में भी कि पेपर सबमिट करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए, क्या पता कोई गलती मिल जाए। तो आपको एक्चुअल में गड़बड़ मिल गई, यू में बिकम अवेयर कि ये जो तीन चीजें थी ना जो मैनेजमेंट ने दी थी, बताओ क्या क्या तीन चीजें दी थी? रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है सर, या उसको में उसके रिलेटेड क्या दी थी? इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, या जजमेंट। सर ये क्या है? ये EU है। बोलो मेरे साथ, ये क्या है? सर ये EU है। EU का क्या मतलब है? या तो ये इनएक्यूरेट है, या ये इनकम्प्लीट है, या ये अनसेटिस्फैक्टरी है। ठीक है सर। अगर आपको इनमें गड़बड़ मिलती है तो क्या करेंगे? मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे। हम कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, ब्रिंग देम टू द अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट एंड रिक्वेस्ट देम फॉर
अगर इनकम्प्लीटनेस है तो उनसे एडिशनल काम कराओ, अगर गलतियां हैं तो उनसे करेक्शन कराओ, ब्रिंग देम टू द अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट एंड रिक्वेस्ट फॉर द नेसेसरी एडिशन और करेक्शन ऑफ द मिसस्टेटमेंट। और अगर मैनेजमेंट नहीं करती तुम भी चले जाना। इफ दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट दिस एंगेजमेंट विड्रॉ, प्लस रीजंस बता के जाना मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को। यही बात आपने फ्लो में करनी है। फटाफट एक बार किताब पे आ जाओ तो एक बार गो थ्रू करा देता हूं। सबसे पहले क्या टूट पड़ेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे। अंडरस्टैंडिंग किसकी? बीओ और एफआरएफ, बिजनेस एंड ऑपरेशन और एफआरएफ की। ठीक है सर, याद रखना इसी की रोशनी में तुमको भी रीड भी करना है, इसी की रोशनी में रीड करना है, ये पॉइंट रिपीट होगा। ठीक है सर, अब कंपाइल कर लो इंफॉर्मेशन को किसको यूज करके? रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन एंड लास्ट में मैनेजमेंट की जजमेंट। जजमेंट से निकला अगला पॉइंट, यानी डिस्कस द सिग्निफिकेंट जजमेंट्स विद द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, जिनको आप कहीं ना कहीं यूज करने वाले हो। अब सर आप रिपोर्ट देने के लिए रेडी हो, बट देने से पहले रीड कर लेना। प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट रीड द इंफॉर्मेशन अंडर द लाइट ऑफ, वही जिन चीजों की अंडरस्टैंडिंग ली थी बीओ और एफआरएफ। अब अगर आपको कोई गड़बड़ मिलती है, यानी किस में गड़बड़ मिलती है? वही तीन चीजों में। सर कौन कौन सी चीजें थी? रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन या सिग्निफिकेंट जजमेंट में आपको लगता है वो ईयू है। ईयू का क्या मतलब था? IIU, इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट, अनसेटिस्फैक्टरी। बोलो मेरे साथ, इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट, अनसेटिस्फैक्टरी। फील ही अलग आती है जब आप एकदम ICI के हिसाब से चलते हो। इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट या अनसेटिस्फैक्टरी, तो सर क्या करेंगे? मैनेजमेंट को बोलेंगे जो इनकम्प्लीट है उसके लिए एडिशनल माल दो, या जो इनकरेक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन को करेक्ट करो। और अगर आप लगता है कि मैं काम खत्म नहीं कर पा रहा, तो विड्रॉ कर लो एंड इन्फॉर्म द मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी अबाउट द विड्रॉल एंड रीजन फॉर विड्रॉल। ये आपकी पूरी समरी रेडी हो जाती है। अगर आपको लगता है कि एफआरएफ के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बने, उनमें अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करो अमेंडमेंट करने के लिए। अगर मैनेजमेंट कहती है ना रे बाबा ना, हम ये चीज नहीं करेंगे, तो आप एंगेजमेंट से विड्रॉ कर जाओगे। अगेन आपको रीजंस विड्रॉ के बता के जाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं तो जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसको कंसीडर करके चलो। अब सर जो प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट है उसमें आप सीधा लिखोगे नेचर ऑफ द कंपाइलेशन एंगेजमेंट, जैसा हमने नेचर ऑफ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में किया था, वहां पे भी यहाँ पे भी यही करेंगे। टाइटल आ जाएगा, एड्रेस ही आ जाएगा, स्टेटमेंट आ जाएगा कि आपका काम था कंपाइल करना। अब इसमें कुछ बेसिक बातें आ जाएंगी। सर क्या? सबसे पहले डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे, इंटरनल कंट्रोल्स दे, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब आप बताओ। ठीक है सर, फिर आप बताओ एप्लीकेबल एफआरएफ क्या है। जैसे आप ऑडिट में भी बताते हो ना एप्लीकेबल एफआरएफ, यहां भी आपने एप्लीकेबल एफआरएफ बताना है। फिर आपने आइडेंटिफाई करनी है सर क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताओ टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इन सबको आप बता के चलोगे। सर ये तो मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें हो गई। अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ कि आपका काम था कंपाइल करना एज पर एसआरएस। तो एसआरएस के हिसाब से बोलो दैट दिस इज नॉट अश्योरेंस एंगेजमेंट। क्योंकि अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है बाबू, तो हम कोई ऑडिट और रिव्यू वाला कंक्लूजन नहीं देते। फिर आप का अगर ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है तो आपको पता होगा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में आपको बताना पड़ता है पर्पस एंड इस पर्पस को लेके क्या इंटेंडेड यूजर्स हैं। तो सबसे पहले बोलो पर्पस क्या है, ठीक है, इसके इंटेंडेड यूजर्स क्या है, प्लस लोगों का अटेंशन लेके आओ दैट इट मे नॉट बी सुटेबल फॉर अदर पर्पस, डेट, साइन एंड प्लेस। वही बेसिक चीजें जो पहले आती थी वो यहां आ जाएंगी। अब दो तीन बातें ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में। सर एंगेजमेंट लेवल क्वालिटी कंट्रोल क्या कहता है? सिंपल सी बात है, ओवरऑल क्वालिटी जो भी एंगेजमेंट की होती है वो कौन देखता है? सर वो पार्टनर देखता है, एंगेजमेंट पार्टनर देखता है। यही बात हमने SQC1 में भी देखी थी। अगर अभी तक आपने SQC1 की रिवीजन वीडियो नहीं देखी है, डू वॉच इट, मजा आ जाएगा। ठीक है सर, प्लस जो आपने एंगेजमेंट परफॉर्म करी एज पर क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, यानी अपने सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से की। ये बेसिक सी बात बस आपने रीड करके चलनी है। इवन अगर मैं इसका रिपोर्टिंग वाला पार्ट कहूं ना, मुझे रिपोर्टिंग वाले पार्ट में ऐसा कुछ पेक्यूलियर थिंग नहीं दिखती जिस पे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इवन यहां पे रिपोर्टिंग वाले पार्ट में भी मैं ये कहूंगा बस रीड करके चलना, नथिंग क्रिटिकल अबाउट इट। ठीक है सर, अब आता है सर डॉक्यूमेंटेशन। इस पे क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में, तो प्लीज इसको अच्छे से करके जाना। सर सबसे पहले क्या डॉक्यूमेंट करेंगे मुझे बताओ? ऑडिट में क्या डॉक्यूमेंट करते हैं? सर ऑडिट में डॉक्यूमेंट करते थे प्रोसीजर परफॉर्म्ड, एविडेंस ऑब्टेन्ड, कंक्लूजन रीच, साथ ही सिग्निफिकेंट मैटर्स को डॉक्यूमेंट करते थे। यहां पे आपका सिग्निफिकेंट मैटर्स तो आ गया, ठीक है सर। उसके साथ आपने ना तीन चीजें डॉक्यूमेंट करनी है। देखो क्या क्या कहता है। सबसे पहले कहते हैं रिकॉर्ड, कि किस तरह से जो आपकी कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो आपने चीजें इकट्ठा करी है, इनको आप रिकंसाइल कर सकते हो इनके इंग्रेडिएंट से। सर इंग्रेडिएंट में क्या क्या आएगा? जो ही चीजें आपने मैनेजमेंट से इकट्ठा की थी, क्या याद है? रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सप्लेनेशन, जजमेंट, उन सब से आपने इनकी रिकंसिलेशन दिखानी है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? मैंने कहा रिकंसिलेशन दिखानी है। ठीक है सर। दूसरा कहता है कॉपी ऑफ द फाइनल वर्जन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसको लेके मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यू जी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी
मतलब एक्सेप्ट करी है एंड इस पे आपकी क्या रिपोर्ट है। तो क्या मैं बोल दूं दोनों का फाइनल वर्जन दे देना, हाँ सर। एंड लास्ट में कहता है यू मे ऑल्सो इंक्लूड इन द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अ कॉपी ऑफ एंटिटीज ट्रायल बैलेंस, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। तो आखिरी में ना अदर्स करके आप इस पॉइंट को ध्यान रख सकते हो, आखिरी में अदर्स करके आप इस पॉइंट को ध्यान रख सकते हो। तो एक बात समझना, चार बातें आ गई इसमें, क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स हो गए, फाइनल वर्जन हो गए। सर फाइनल वर्जन किसके, आपके एक तो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के और आपकी ऑडिट, आपकी कंपाइलेशन रिपोर्ट के, ठीक है, दोनों चीजों के हो गए। तीसरी चीज हमको क्या बतानी थी सर, तीसरी चीज आपको ये बतानी है रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन किसकी, कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद द अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशन। एंड लास्ट में क्या आएगा सर, आपने इसमें इंक्लूड करना है डॉक्यूमेंटेशन में जो कंपनी का ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, साथ ही साथ जो उनके नोट्स टू अकाउंट्स हैं। समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का क्या मतलब है, नोट्स टू अकाउंट्स हैं। सर ये अदर इंफॉर्मेशन क्या है, ये अदर इंफॉर्मेशन वो है जो जनरली एनुअल रिपोर्ट में इंक्लूड होती है। कौन से ऐसे की फील आ रही है जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इससे पता लगेगा कि हाउ वेल इज योर प्रिपरेशन गोइंग, ठीक है सर। तो ये चार बातें आपने बतानी है, लास्ट बार एक बार मुझे बता दो, संतुष्टि आ जाएगी तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। सिग्निफिकेंट मैटर्स, ठीक है सर, उसके बाद आपने बताया रिकंसिलेशन, रिकंसिलेशन के बाद फाइनल फाइल एंड फाइनल फाइल के बाद ये कहता है ट्रायल बैलेंस, अदर इंफॉर्मेशन और समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये आपने मेन चार पॉइंट ध्यान रखने हैं। इसके लिए अगर कोई मेमोरी टेक्निक अगर बनाना चाहूं तो इसके लिए सर क्या बनेगी, फाइनल वर्जन का आप FI उठा लो, रिकंसिलेशन का RE उठा लो, तो ये फायर है। ये जो दो पॉइंट है फायर है, तो सिग्निफिकेंट मैटर्स आर फायर, ऐसे करके ध्यान रख सकते हो भाई। सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ तरीका तो लगाना पड़ेगा वरना भूल जाओगे 2 मिनट बाद, ठीक है। सिग्निफिकेंट मैटर्स आर फायर, फायर का क्या मतलब है, फाइनल वर्जन दोनों का। RE का मतलब है रिकंसिलेशन, सिग्निफिकेंट मैटर्स होगा। लास्ट पॉइंट तो वैसे भी अदर्स है, क्योंकि ये लिखा भी ऐसे कि मैं, आपकी मर्जी है तो लिख लो, तो आपकी मर्जी है तो आप डाल देना इसमें ट्रायल बैलेंस, नोट्स टू अकाउंट्स, और बचा हुआ क्या रह गया सर, बचा हुआ हमारे पास रह गया बाकी अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है सर। अब एक क्वेश्चन यहां पे दे रखा है, फटाफट देखो क्या कहता है। During the course of performing the compilation engagement as per SRS 4410, it becomes known to you that the client has suffered a theft loss of 100 लाख, मतलब 1 करोड़ का लॉस हो गया इनको, ठीक है सर। Claim was lodged by the client in the insurance company which was repudiated. Insurance company ने कह दिया भाड़ में जाओ। Client hasn't preferred a complaint or appeal against the repudiation, और ये जो अमाउंट है जो इंश्योरेंस कंपनी से मिलनी है करंट एसेट्स में आ रही है। तो मुझे बताओ क्या इस पे प्रोविजन बनना चाहिए, आंसर इज यस। और अगर कंपनी प्रोविजन नहीं बना रही तो क्या मैं बोल दूं ये वही पॉइंट है EU वाला, कि अगर आपको लगता है कोई इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है या अनसेटिस्फैक्ट्री है, हाँ सर, तो आप क्या करते थे सर, अगर आपको लगता है कुछ भी चीज ऐसी मिसलीडिंग है या मटीरियली मिसस्टेटेड है, आप रिक्वेस्ट करते थे मैनेजमेंट को कि अमेंडमेंट करो। आप रिक्वेस्ट करते थे मैनेजमेंट को अमेंडमेंट करो, और अगर मैनेजमेंट डिक्लाइन करती है या परमिट नहीं करती टू मेक द अमेंडमेंट, आप इस एंगेजमेंट से विड्रॉ करोगे। अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है तो प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वाला जो पॉइंट है ना, कि जब भी आपको लगता है अमेंडमेंट्स आर रिक्वायर्ड या FRF के हिसाब से काम नहीं हो रहा तो प्रपोज द एप्रोप्रिएट अमेंडमेंट। अगर मैनेजमेंट मना कर दे तो विड्रॉ, अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है तो कंसीडर द प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात आपने इसमें ध्यान रख के चलनी है, ठीक है। सो 18 मिनट्स इट टुक अस टू रिवाइज दिस होल SRS 4410। आई होप यू एंजॉयड द रिवीजन, काफी कुछ आपको सीखने को मिला। यूं ही खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहे, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, लगे रहो।